हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था कि द्रव्य के गुणधर्म क्या होता है, अर्थात द्रव्य के गुणधर्म में आपको हमने पहला हेडिंग पढ़ा दिया था, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है आपको बताया गया था, एक फार्मूला बताया गया था कि भार बराबर क्या होता है। बताया गया था कि भार बराबर द्रव्यमान गुणते गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणते गुरुत्वीय त्वरण। और उसके बाद आपको बताया गया था कि भार को लिखा जाता है W से। भार को किससे लिखा जाता है? W से। द्रव्यमान को लिखा जाता है M से और गुरुत्वीय त्वरण को लिखा जाता है G से। आपको यहाँ तक बताया गया था। उसके बाद यह बताया गया था कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, लेकिन रसायन विज्ञान में हम द्रव्यमान ग्राम में मापते हैं। किसमें? ग्राम में मापते हैं। यहाँ तक आपको बताया गया था। और आपको ध्यान देना है कि जो द्रव्यमान और भार होता है, द्रव्यमान और भार होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित का मतलब भी समझ आएगा। और लेकिन जो भार होता है यह निश्चित नहीं होता है। भार निश्चित नहीं होता है। क्यों भार निश्चित नहीं होता है? क्योंकि देखिए W बराबर क्या होता है? mg। अर्थात आप कहीं पर भी रहे, या पृथ्वी पर या किसी दूसरे स्थान पर, जैसे चंद्रमा पर जाएंगे, आपका द्रव्यमान तो अगर यहाँ पर आपका है 5 किलोग्राम, किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 5 किलोग्राम। यदि आप दूसरे ग्रह पर जाएंगे, वहाँ पर भी द्रव्यमान रहेगा 5 किलोग्राम, लेकिन चेंज होगा भार। क्या चेंज हो जाएगा? भार। क्योंकि अलग अलग ग्रह पर जैसे G का जो मान है यह क्या होता जाता है? चेंज। पृथ्वी पर G का मान दूसरा होता है, चंद्रमा पर G का मान दूसरा होता है। तो आपको इतना याद रखना है कि भार बराबर द्रव्यमान गुणते गुरुत्वीय त्वरण होता है। और द्रव्यमान भिन्न भिन्न स्थानों पर समान होता है, लेकिन भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि भिन्न भिन्न स्थानों पर G का मान भी क्या होता है? भिन्न भिन्न। और जब गुणा होगा तो ऑटोमेटिक W का मान क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न आएगा। तो यहाँ तक आपको पढ़ाया गया था। चलिए आज हम देखेंगे आयतन क्या होता है। क्या सीखेंगे? आयतन क्या होता है। आयतन को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं? वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। वॉल्यूम का मतलब आयतन। अब आयतन का अर्थ क्या होता है? आयतन का मतलब होता है कि किसी वस्तु द्वारा घेरा गया कुल स्थान। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया कुल स्थान। जैसे कोई बॉल हो गया, मतलब गेंदा, तो कोई अगर बॉल हो गया, वो बताइए कितना स्थान घेरेगा? वह पूरा इतना स्थान घेरा है। कोई क्या होगा? बॉल हो गया, गोला सा है, तो उसका स्थान वो कितना घेरा है? इतना स्थान घेरा है। तो कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरता है उसी को उसका क्या कहते हैं? आयतन। अर्थात आपसे पूछा जाए आयतन क्या होता है, आपको बताना है कि किसी वस्तु द्वारा, क्या बताना है? आपको बताना है कि किसी वस्तु द्वारा घेरा गया कुल स्थान, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया कुल स्थान, घेरा गया कुल स्थान आयतन कहलाता है। आयतन कहलाता है। अब देखिए आयतन का प्रतीक क्या होता है। आयतन को हम किससे लिखते हैं? V से। किससे लिखते हैं? V से। क्योंकि आयतन को हम अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्यूम, और आयतन को इसीलिए लिखा जाता है V से। आपको फार्मूला का याद रखना है। आयतन बराबर क्या होता है? आपको याद रखना है कि आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई और गुणते क्या होता है? चौड़ाई, और क्या होता है? इनटू में ऊंचाई। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आयतन का मात्रक क्या होगा, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों का जब हम मात्रक रखेंगे, इन तीनों का क्या रखेंगे? मात्रक जब हम रखेंगे तो हो जाएगा मीटर क्यूब। इसका भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर। तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। आपसे पूछा जाए कि आयतन का मात्रक क्या होगा, तो मीटर क्यूब। यदि लंबाई का मात्रक यदि आप सेमी में मापेंगे और चौड़ाई का भी मात्रक सेमी में मापेंगे और ऊंचाई भी किस में मापेंगे? सेमी में, तो हो जाएगा सेमी क्यूब। कितना होगा?
सेमी क्यूब। तो यहाँ पर देखिए आयतन, आयतन का क्या मात्रक हो जाएगा, आयतन का मात्रक क्या होगा आपसे पूछा जाएगा, तो आयतन का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। कितना होगा, मीटर क्यूब। और क्या बता सकते हैं, या सेमी क्यूब। क्या बता सकते हैं, सेमी क्यूब। अब मीटर क्यूब, सेमी क्यूब या मिलीमीटर, इसी आज ही हम पढ़ाएंगे कि सेंटी और मिली का मतलब क्या होता है। तो देखिए आयतन बराबर क्या हो गया, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब या क्या हो जाएगा, सेमी क्यूब। आयतन बस इतना ही सीखना है। तीसरा नंबर हम पढ़ेंगे घनत्व। तीसरा नंबर हमारा क्या है, घनत्व। तीसरा नंबर हम सीखेंगे घनत्व क्या होता है, और घनत्व को हम कहते हैं डेंसिटी। क्या कहते हैं, घनत्व को हम कहते हैं डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी, तो आपसे पूछा जाएगा पहला नंबर, आपसे पूछा जाएगा डेंसिटी की मतलब सूत्र क्या होता है, डेंसिटी का सूत्र क्या होता है। आपको याद रखना है घनत्व का सूत्र अर्थात डेंसिटी। घनत्व का सूत्र होता है घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान और बटे में क्या होता है, आयतन। आपको याद रखना होगा कि घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखिए यहीं से हमारा परिभाषा बनेगा। यदि आयतन का मान 1 कर दिया जाए, यदि आयतन का मान कितना मान लिया जाए, 1 मीटर क्यूब। आयतन का मात्रा मीटर क्यूब होता है। जैसे आयतन आपको प्रश्न में दिया रहेगा कि 20 मीटर क्यूब, 30 मीटर क्यूब। यदि हम आयतन का मान कितना मान ले, 1 मीटर क्यूब। कितना मान ले, 1 मीटर क्यूब आयतन का मान ले, तो घनत्व किसके बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान के। जैसे आयतन का मान हम 1 मान ले, तो 1 नीचे लिखो या मत लिखो, तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। तो यहीं से हमारा परिभाषा बना है कि प्रति एकांक आयतन, क्या बना है, प्रति एकांक आयतन वाले, प्रति एकांक आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। प्रति एकांक मतलब ये जब 1 मान लिया जाएगा तो द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा, घनत्व के। तो परिभाषा चलिए हमारा क्या हो गया कि एकांक आयतन या प्रति एकांक आयतन, एकांक आयतन वाले, एकांक आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है, घनत्व कहलाता है। एकांक आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। देखिए एकांक आयतन मतलब 1 लिख देंगे और द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा, घनत्व के। तो घनत्व को हम d से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, घनत्व को हम d से लिखते हैं। तो d बराबर देखिए क्या हो जाएगा, d बराबर घनत्व को किससे लिखा जाएगा, d से। d बराबर द्रव्यमान को m से लिखते हैं और आयतन को v से। तो इसी प्रकार आपको किताब में मिलेगा कि d बराबर क्या होता है, d बराबर m और अपान में क्या लिखा गया है, v। d बराबर m अपान में v, या इसी d को घनत्व, d का मतलब घनत्व और इसे रो से भी लिखा जाता है, किससे, रो से। घनत्व को या d से लिखते हैं या किससे लिखते हैं, रो से। तो रो बराबर क्या लिखा जाता है, द्रव्यमान को m से लिखेंगे और उसके बाद आयतन को v से। तो रो बराबर अर्थात घनत्व का प्रतीक 2 होता है, पहला प्रतीक d होता है और दूसरे प्रतीक को रो कहते हैं। तो घनत्व बराबर अर्थात घनत्व को d से लिखेंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को रो से लिखेंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। लेकिन इसमें एक और चीज क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा घनत्व का मात्रक, घनत्व का मात्रक। तो चलिए घनत्व का मात्रक क्या होगा, घनत्व का मात्रक क्या होगा बताइए, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो लिखा जाएगा ऊपर किलोग्राम। बताइए किलोग्राम को हम कहते हैं किग्रा, और बटे में आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो हो जाएगा किग्रा बटे, बटे को हम कहते हैं प्रति, किग्रा प्रति मीटर क्यूब। तो हो गया मात्रक, हमारा मात्रक तैयार हो गया कि घनत्व का मात्रक होता है
किग्रा प्रति मीटर क्यूब। लेकिन इसमें पूछा जाता है घनत्व का परिभाषा द्रव्यमान बटे आयतन, लेकिन इसी में एक और पूछा जाता है, उसका नाम रखा गया है सापेक्षिक घनत्व। क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है कि सापेक्षिक घनत्व का सूत्र क्या होगा। सापेक्षिक घनत्व का सूत्र क्या होगा? सापेक्षिक घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या कहते हैं? सापेक्षिक या आपेक्षिक का मतलब एक होता है। सापेक्षिक और आपेक्षिक का मतलब एक होता है, और सापेक्षिक और आपेक्षिक को हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव। क्या कहते हैं? रिलेटिव। और घनत्व को हम कहेंगे डेंसिटी। क्या कहेंगे? डेंसिटी। तो घनत्व का फार्मूला सभी को पता है, लेकिन अगला नंबर पूछा जाएगा कि सापेक्षिक घनत्व का फार्मूला क्या होता है। सापेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व। क्या होता है? पदार्थ का घनत्व। आपको याद रखना है पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व, और बटे में लिखा जाता है जल का घनत्व। बटे में क्या लिखा जाता है? जल का घनत्व, जल का घनत्व। तो यही फार्मूला आपको याद रखना है कि सापेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे में जल का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटे में जल का घनत्व। यही आपसे पूछा जाएगा, आपको ही याद भी रखना है। तो हो गया सापेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे में जल का घनत्व। चलिए इतना लिखिए। अब देखिए सापेक्षिक घनत्व रिलेटिव, इसे किस प्रकार लिखा जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी, तो इसे लिखते हैं डी। डेंसिटी को किससे लिखते हैं? डी। और रिलेटिव का पहला अक्षर आर, इसीलिए लिखा जाएगा डी, और यहीं पर लिखा होगा आर। डी, और यहाँ पर क्या छोटा सा लिखा जाएगा? आर। डी आर का मतलब हो गया रिलेटिव डेंसिटी बराबर पदार्थ का घनत्व। तो घनत्व लिखिए, घनत्व को किससे लिखते हैं? डी से। किससे? डी। पदार्थ को हम कहते हैं, यहाँ पर लिखा जाए मीडियम। क्या लिखा जाएगा? पदार्थ का मतलब मीडियम। तो यहाँ पर देखिए पदार्थ का घनत्व इसे लिखते हैं यम, और जल का घनत्व लिखेंगे डी डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब वाटर। मीडियम का मतलब इससे कोई दूसरा पदार्थ हो गया, जैसे अल्कोहल, तेल, उसका घनत्व। तो इसीलिए यहाँ मीडियम का मतलब क्या हो सकता है? तेल, अल्कोहल, कोई भी द्रव हो सकता है। और नीचे कौन सा द्रव है? जल, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा डब्ल्यू। तो हो गया डी। आर का मतलब रिलेटिव डेंसिटी, हिंदी में लिखा गया है। डीएम का मतलब पदार्थ का घनत्व, और डी डब्ल्यू का मतलब जल का घनत्व। तो हो गया डी आर बराबर डी एम अपान डी डब्ल्यू। डी एम अपान डी डब्ल्यू। यदि आपसे पूछा जाए कि सापेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, सापेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो देखिए सापेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी घनत्व है और नीचे भी घनत्व। ऊपर घनत्व नीचे घनत्व दोनों मात्रक क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो सापेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कि सापेक्षिक घनत्व विमाहीन है। आपको याद रखना होगा कि सापेक्षिक घनत्व इसकी विमा नहीं होगी। विमा का मतलब इसका मात्रक कट जाएगा। यहाँ पर भी घनत्व लिखा गया है, तो लिखा जाएगा किग्रा प्रति मीटर क्यूब। यहाँ पर भी घनत्व है, लिखा जाएगा किग्रा प्रति मीटर क्यूब, और ऊपर नीचे से मात्रक कैंसिल, लिखा जाएगा सापेक्षिक घनत्व विमाहीन है। विमा का मतलब न तो इसका विमा होगा और न तो इसकी मात्रक। विमाहीन को हम इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन लेस। क्या कहते हैं? डायमेंशन लेस। तो सापेक्षिक घनत्व विमाहीन अर्थात डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस। चलिए इतना लिखिए। नंबर हमें पढ़ना है तापमान। 4 नंबर हमारा क्या गुणधर्म है? तापमान, जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं? टेम्परेचर। इस सर टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर का मतलब होता है उष्मा। क्या होता है? उष्मा। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? उष्मा। कि किसी वस्तु में ना जिसको उसके अंदर जो उष्मा होता है, किसी वस्तु के अंदर जितनी उष्मा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? तापमान। जैसे आपसे पूछा जाए कि तापमान का परिभाषा क्या होगा, आप बताएंगे कि किसी वस्तु के ऊष्मीय ऊर्जा का माप तापमान कहलाता है। किसी वस्तु के ऊष्मीय ऊर्जा का माप तापमान कहलाता है। यही हमारा डिफिनीशन होता है। तो चलिए लिखेंगे हम, किसी वस्तु के
किसी वस्तु के ऊष्मीय ऊर्जा का मान, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा का माप तापमान कहलाता है। तापमान कहलाता है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है माप। माप का मतलब हम उसका मेजरमेंट करेंगे। क्या करेंगे? मेजरमेंट। लिखा गया है किसी वस्तु के ऊष्मीय ऊर्जा का माप, उसके अंदर जितनी गर्मी है ना उसी को हम मापेंगे। क्या करेंगे? मापेंगे, और उसी को हम कहेंगे टेम्परेचर। क्या कहेंगे? टेम्परेचर। अब किसी वस्तु के ऊष्मीय ऊर्जा की माप, ऊष्मीय ऊर्जा की माप के लिए बनाया गया है पैमाना। क्या बनाया गया है? पैमाना। पैमाना बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है फ़ारेनहाइट पैमाना। उसी का नाम एक और रखा गया, दूसरा नंबर है, उसका नाम रखा गया है सेल्सियस पैमाना, और अगला नंबर है उसका नाम रखा गया केल्विन पैमाना। ये सब पैमाना होते हैं, उसी से मापा जाता है किसी वस्तु के ऊष्मीय ऊर्जा का माप। क्या मापा जाता है? ऊष्मीय ऊर्जा का माप। और ऊष्मीय ऊर्जा का माप ही क्या कहलाता है? तापमान, अर्थात टेम्परेचर। टेम्परेचर को नापने के लिए पैमाना बनाया गया है, और जिनका नाम क्या है? जैसे फ़ारेनहाइट पैमाना, सेल्सियस पैमाना, और क्या होता है? केल्विन। ये सब हमारे क्या होते हैं? पैमाना होते हैं। तो चलिए नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे कि तापमान के मापन के लिए मुख्य 4 पैमाने होते हैं। के लिए मुख्य 4 प्रकार के पैमाने होते हैं। 4 प्रकार के पैमाने होते हैं। 4 प्रकार के पैमाने होते हैं। चलिए देखिए कौन कौन सा है। पहला नंबर हमारा है सेल्सियस पैमाना। क्या है? पहला नंबर सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना। और सेल्सियस पैमाना अर्थात सेल्सियस, सेल्सियस को हम कहते हैं डिग्री सेल्सियस। क्या कहते हैं? सेल्सियस को हम कहते हैं डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाना को कैसे लिखते हैं? डिग्री, इसे हम पढ़ेंगे डिग्री, और सी का मतलब सेल्सियस। ऐसे दूसरा नंबर होता है, उसका नाम रखा गया है फ़ारेनहाइट पैमाना। दूसरे नंबर का क्या नाम रखा गया है? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना। और फ़ारेनहाइट पैमाना को हम प्रदर्शित करते हैं डिग्री एफ, अर्थात डिग्री फ़ारेनहाइट। एफ का मतलब फ़ारेनहाइट, और जो यहाँ पर बिंदु बना है इसे हम पढ़ेंगे डिग्री। क्या पढ़ेंगे? इसे हम डिग्री पढ़ेंगे। तो पहले नंबर को हम पढ़ेंगे डिग्री सेल्सियस, और दूसरे नंबर को क्या पढ़ेंगे? डिग्री फ़ारेनहाइट। और तीसरा नंबर जो होता है, तीसरे नंबर का नाम रखा गया है केल्विन पैमाना। क्या रखा गया है? केल्विन पैमाना। तीसरे का नाम रखा गया है केल्विन पैमाना, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं के से। केल्विन पैमाना, यहाँ पर भी क्या लिखा गया है? पैमाना। इसे हम प्रदर्शित करते हैं के से। किससे? कैपिटल के से। इसे हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल के से। और याद रखना है केल्विन पैमाना में आपको डिग्री नहीं लगाना है। केल्विन पैमाना में डिग्री नहीं लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर डिग्री लगाया गया है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन इसे यहाँ पर डिग्री नहीं लगाया जाता है, यहाँ पर सिर्फ के लिखा जाता है। चलिए अगला नंबर एक और होता है, उसका नाम रखा गया है र्यूमर पैमाना। क्या रखा गया है? र्यूमर, उसे हम कहते हैं र्यूमर पैमाना। चौथा नंबर र्यूमर पैमाना। र्यूमर पैमाना, और इसे भी लिखा जाता है आर से। किसे लिखा जाता है? आर से। इसे लिखा जाता है आर से। तो पहला नंबर को पढ़ते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन पैमाना और र्यूमर पैमाना में डिग्री नहीं लगाया जाता है। इन दोनों में डिग्री नहीं लगाया जाता है, यहाँ पर बिंदु नहीं लगाना है। अब यह चारों पैमाना जो है, चारों पैमाना
का उपयोग किया जाता है किसी वस्तु का टेम्परेचर मापने के लिए। किसी वस्तु का टेम्परेचर मापने के लिए इन चारों पैमाने का उपयोग किया जाता है। इनमें सूत्र भी होता है, इसमें सूत्र भी पूछा जाता है कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और यूमर, इन चारों के बीच संबंध क्या होता है। इन चारों के बीच संबंध क्या होता है, तो सूत्र होता है। इन चारों के बीच एक सूत्र होता है और वह सूत्र पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि डिग्री सेल्सियस, आपसे क्या पूछा जाएगा, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और यूमर के बीच संबंध को बताइए। आपको याद रखना है C/5। क्या याद रखना है, C/5 बराबर आपको याद रखना है F-32, F-32 और बटे 9, इसी में याद रखना है बराबर K-273, K-273 और बटे में 5 बराबर इसी में याद रखना है R/4, R/4। देखिए चारों हो गया, C का मतलब सेल्सियस, F का मतलब फ़ारेनहाइट, K का मतलब केल्विन और R का मतलब र्यूमर। इन्हीं चारों में संबंध पूछा जाएगा। चारों में जब संबंध पूछा जाएगा आपको बताना है कि C/5, क्या बताना है, C/5 बराबर F-32, बराबर F-32 और बराबर क्या लिखा गया है, K-273/5 बराबर R/4, बराबर क्या हो गया, R/4। आपको याद रखना है। चलिए इसी में और पूछा जाएगा। इसी में अगर हम देखेंगे, यदि हम इसी में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है C/5 और यहाँ पर लिखा गया है K-273/5। देखिए चारों बराबर हैं, क्या है, चारों बराबर है। जब हम इसका न्यूमेरिकल हल करेंगे, जब हम डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन और यूमर, जब हम इनका प्रश्न हल करेंगे ना, किताब में आपके प्रश्न दिया गया है, जब हम इनका प्रश्न हल करेंगे तो आवश्यकता अनुसार किसी भी दो को बराबर कर सकते हैं। दो का मतलब जैसे इसे ऐसे लिख सकते हैं C/5 बराबर आप इसे लिख सकते हैं F-32/9, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आवश्यकता लगा तो आप इसे और इसे लिख सकते हैं। जैसे क्या है, C/5 बराबर लिखा गया है K-273 और बटे 5। आवश्यकता अनुसार आप किसी भी दो को क्या कर सकते हैं, बराबर, या आप इसे इसके बराबर लिख सकते हैं या आप इसे इसके बराबर लिख सकते हैं या पहले को जो अंतिम नंबर में लिखा है इसके बराबर लिख सकते हैं। तो देखिए जो दूसरा मतलब पहला और तीसरा, जब पहले और तीसरे को हम बराबर करते हैं ना तो इससे एक नया फार्मूला आता है, 5 से 5 कट जाता है और C बराबर क्या हो जाता है, K-273। K-273 आपको याद रखना है, C बराबर क्या हो जाएगा, K-273। आपको याद रखना है C बराबर फार्मूला बन गया K-273। इसी से फार्मूला आपकी किताब में इसी से एक और फार्मूला होता है 273 इस तरफ आएगा। 273 जब इस तरफ आएगा तो फार्मूला हो गया K बराबर क्या हो गया, K बराबर हो जाएगा C और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 273 आया तो प्लस हो गया और लिखेंगे 273। तो K बराबर C + 273, यह भी हमारा फार्मूला हो गया। तो जब हम पहले और तीसरे को जब हम बराबर लिखते हैं तो 5 से 5 कट जाता है। 5 से 5 जब कटता है तो फार्मूला बनता है C बराबर K-273, C बराबर K-273। अब देखिए इसी में आपसे क्या पूछा जाएगा, इसी में आपको याद रखना है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। एक नंबर में पूछा जाएगा कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, सामान्य तापमान। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। एक नंबर में पूछा जाता है, एक नंबर में ही पूछा जाएगा कि स्वस्थ मानव के शरीर का तापमान कितना होता है। आपको लगाना है ऑप्शन में 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 फ़ारेनहाइट यह एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है। अगला नंबर पूछा जाता है कि कमरे का तापमान क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा कमरे का तापमान, तो आपको याद रखना है कि कमरे का तापमान कितना होता है। कमरे का तापमान आपसे पूछा जाएगा,
आपको याद रखना है कि कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है या 77 फ़ारेनहाइट होता है, या 77 फ़ारेनहाइट होता है। आपको दोनों याद रखना है। पहला नंबर का याद रखना है, पहला नंबर आपको याद रखना है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। दूसरा नंबर याद रखना है, दूसरा नंबर कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस या 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, हमारा पूरा का पूरा टेम्परेचर का कंप्लीट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर में आपको क्या क्या सीखना है। टेम्परेचर को मापने के लिए किन मापन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, किन 4 मापन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, लिखा गया, फार्मूला हो गया। चलिए पूरा लिखिए, पहले पूरा लिखिए तब हम आगे देखेंगे। समझ आए? अब चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा अगला नंबर हेडिंग है मूल मात्रक और पूरक मात्रक। क्या है? मूल मात्रक और पूरक मात्रक। मूल मात्रक को हम अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट। और पूरक मात्रक को हम इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट। तो अगला नंबर हम यही पढ़ेंगे कि मूल मात्रक क्या होते हैं और पूरक मात्रक क्या होते हैं। तो देखिए मूल मात्रक क्या होते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि मूल मात्रक का डिफिनीशन क्या होगा, तो आपको बताना है कि ऐसे मात्रक या वे मात्रक जो दूसरे मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे मात्रक या वे मात्रक जो दूसरे मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। व्युत्पन्न का मतलब होता है बनना, व्युत्पन्न का मतलब बनना, अर्थात ऐसे मात्रक जो दूसरे मात्रकों से नहीं बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। तो चलिए डिफिनीशन लिखिए, मूल मात्रक का डिफिनीशन क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन हम लिखेंगे कि ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, से व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक कहलाते हैं। देखिए अभी आपको समझ आएगा इसकी डिफिनीशन का क्या अर्थ है। मूल मात्रक के डिफिनीशन का क्या अर्थ है अभी आपको समझ आ जाएगा। ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न का मतलब बनाना, तो ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों से नहीं बनाए जा सकते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। अर्थात देखिए जैसे मूल मात्रक में क्या होता है, मीटर। क्या होता है? मीटर। मूल मात्रक के अंतर्गत ही मीटर आता है। मीटर किसी दूसरे से नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जैसे आयतन हो गया, तो आयतन का जो मात्रक होगा, अब आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। और मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। तो लंबाई का मात्रक मीटर है, लेकिन आयतन का जो मात्रक होगा वह किससे बना है? लंबाई के मात्रक से बना है। अर्थात आयतन का मात्रक, लंबाई के मात्रक, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो मीटर 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 3 बार क्या हो गया? मीटर क्यूब। अर्थात आयतन का मात्रक लंबाई के मात्रक से बना है। तो इसीलिए आयतन जो है ना, आयतन को हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि और इसके मात्रक को क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। लेकिन मीटर किसी से नहीं बना है, यह स्वयं ही एक मात्रक है, इसीलिए हम क्या कहेंगे? इसे मूल मात्रक। अर्थात जैसे आपसे पूछा जाए कि मूल मात्रक के अंतर्गत कौन कौन से मात्रक आते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि मूल मात्रक के अंतर्गत 7 मात्रक क्या हुआ? व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। चलिए इसके अंतर्गत देखिए 7 मूल मात्रक, अर्थात इसके अंतर्गत 7 मात्रक आते हैं। कितने मात्रक? 7 मात्रक। यहाँ पर हम लिखेंगे कि मूल मात्रक के अंतर्गत, मूल मात्रक के अंतर्गत
मूल मात्रक के अंतर्गत 7 मात्रक आते हैं। 7 मात्रक आते हैं। अब देखिए कौन कौन से 7 मात्रक होते हैं। जैसे पहला नंबर हमारा क्या है, मीटर। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। इस तरफ हम लिखेंगे मूल राशियां, इस तरफ क्या लिखेंगे हम, मूल राशियां, और एक तरफ हम लिखेंगे मूल मात्रक। तो हमें सिर्फ मूल मात्रक ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए, इस तरफ हम लिखेंगे मूल राशियां, उस तरफ क्या लिखेंगे, मूल मात्रक। अब देखिए मूल राशियां का मतलब जो लंबाई होता है वह होता है मूल राशि। लंबाई क्या होता है, मूल राशि, और लंबाई का मात्रक जो मीटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक। क्या कहते हैं, मूल मात्रक। चलिए अगला नंबर, लंबाई के बाद द्रव्यमान। क्या आता है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो होता है हमारा यह मूल राशि होता है, और इसका मात्रक क्या कहलाता है, इसका मात्रक कहलाता है मूल मात्रक। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। अगला नंबर जो हमारा समय होता है, समय को कहा गया है मूल राशि, समय को कहा गया है मूल राशि, और समय का मात्रक सेकंड होता है, इसे कहा जाएगा मूल मात्रक। सेकंड को भी क्या कहते हैं, मूल मात्रक। अगला नंबर ताप, अगला नंबर ताप को भी नाम रखा गया है मूल राशि, और ताप का मात्रक क्या होता है, ताप का मात्रक केल्विन, ताप का मात्रक केल्विन होता है, और केल्विन को कहा गया है मूल मात्रक। अगला नंबर होता है विद्युत धारा। अगला नंबर क्या होता है, विद्युत धारा, और विद्युत धारा को कहते हैं मूल राशि, और विद्युत धारा के मात्रक को कहेंगे मूल मात्रक होता है एम्पियर। कितना होता है, एम्पियर। अगला नंबर क्या होता है, अगले नंबर का नाम रखा गया है ज्योति तीव्रता। अगले नंबर का नाम ज्योति तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता। ज्योति तीव्रता का एक और नाम है प्रकाश की तीव्रता। ज्योति का मतलब प्रकाश होता है। ज्योति तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला या कैंडिला। तो कैंडिला जो है हमारा यही है मूल मात्रक। अगला नंबर है पदार्थ की मात्रा। तो 7 प्रकार का होता है मूल मात्रक, पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है यह होता है मूल। तो हमें सिर्फ इसमें यही जानना था कि मूल मात्रक की परिभाषा क्या होते हैं और मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला, मूल, इन 7 का नाम क्या रखा गया है, मूल मात्रक। और जो बगल में ऊपर लिखा गया है ना पूरक मात्रक, तो आपको डायरेक्ट बस याद रखिए, आप डायरेक्ट याद रखिए, आपको याद रखना है कि पूरक मात्रक क्या होता है। बस इसका परिभाषा नहीं पूछा जाएगा पूरक मात्रक का, बस आपको याद रखना है कि पूरक राशि और पूरक मात्रक क्या होते हैं। तो लिख लीजिए कि पूरक राशि और पूरक मात्रक और पूरक मात्रक। तो पूरक राशि और पूरक मात्रक क्या होते हैं, पूरक राशि और पूरक मात्रक क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है जो कोण होता है, कोण का नाम रखा गया है, कोण का नाम रखा गया है पूरक राशि, और कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। रेडियन को हम कहते हैं पूरक मात्रक। अगला नंबर होता है कोण, अगले नंबर का नाम रखा गया है ठोस कोण। अगले नंबर का नाम रखा गया है ठोस कोण, या इसी का एक और नाम रखा गया है, इसी का नाम घन कोण। घन कोण कहिए या आपकी किताब में लिखा रहेगा ठोस कोण। घन कोण या ठोस कोण, इन दोनों का नाम रखा गया है पूरक राशि। और ठोस कोण या घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। तो रेडियन और स्टेरेडियन, रेडियन को हम लिखते हैं आर, स्मॉल आर और डी। स्मॉल आर डी का मतलब रेडियन, और स्टेरेडियन को हम लिखते हैं कैपिटल एस और छोटा सा आर, तो इसे कहते हैं स्टेरेडियन। आर डी का मतलब रेडियन और एस आर का मतलब स्टेरेडियन। तो आपको इतना ध्यान रखना था कि मूल मात्रक क्या होते हैं और पूरक मात्रक क्या होते हैं। तो मूल मात्रक यहाँ पर लिखा गया है 7 प्रकार का, और उसके बाद क्या लिखा गया है पूरक मात्रक 2 प्रकार का। पहला नंबर हमारा क्या है रेडियन, और दूसरा नंबर
स्टेरेडियन। तो चलिए आज हम बस इतना ही सीखेंगे, आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी को इतना याद करके आना है, आप सभी को याद करके आना है। अब हम अगली क्लास में सीखेंगे कि जैसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है, उसके बाद हम उसी में और याद करेंगे डेसी सेंटी मिली क्या होता है। चलिए आज का क्लास बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। अब तो 3 बजे ना।